तो यार आज चलिए अपने लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन का वन शॉट रिवीजन, ठीक है ना। ओके सर, लेट्स गो। इसमें यार सबसे पहले एक चीज आप लोग ये समझ लो कि ये जो प्रोडक्शन का वन शॉट डिस्कशन अपना चल रहा है, इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉर्ट रन लॉन्ग रन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली, फैक्टर्स के बारे में, एंड देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इट्स अ वेरी सिंपल डिस्कशन एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्व न्यूमेरिकल हैज अ मेजर रोल टू प्ले, ठीक है। ओके, चलिए सर बताइए। सबसे पहले तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन। सबसे पहले प्रोडक्शन का डेफिनेशन यार सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट हो गया। सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। क्योंकि जब मैं इनपुट्स वर्ड बोलता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल भी इसमें इंक्लूड कर दिया, मैं ऑटोमेटिकली वर्कर्स जॉब के लिए काम करने लग रहे हैं, उन्हें इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। कहने का मतलब है जितना भी प्लेथोरा ऑफ एग्जांपल आप सोच सकते हो जो यूज होता है एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, सब इंक्लूड हो गया। लेबर यूज हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है ना। खैर जो भी है, इसीलिए देखो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली चूज किया हुआ है। देखिए आपको नहीं बोला गया कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, वो बोलता तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल्स बोल दिया तो आपने लेबर वेबर को मूव कर दिया। मटेरियल लाइफ में लेबर भी जाता है काम करने में, लैंड भी यूज होता है। फिर हम लोग क्या बोले, कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। वेरी स्मार्टली चोजन वर्ड है, क्योंकि इनपुट अगर आपने चूज कर लिया तो उसमें लैंड लेबर कैपिटल सर्विसेज सब include, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, यार सिंपल सा लॉजिक है। अपने लोग दो फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ के आए हैं यहाँ पर। डिमांड फंक्शन याद करो, तो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सप्लाई फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, याद आ रहा हो। सेम लॉजिक से प्रोडक्शन फंक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप लोग सोचो तो आउटपुट को कौन अफेक्ट करता है, इनपुट्स। नहीं समझा। आज अगर उज्जवल परी आप लोग से हम बात करें कि यार परी प्रोडक्शन 10 यूनिट से 20 यूनिट करना है, तो परी ऑटोमेटिकली यही बोलेगी कि सर क्या तो नया मशीन लगाना होगा आपको, या और वर्कर्स को हायर कीजिए, या और रॉ मटेरियल्स लगाइए। कुछ और बोलोगे क्या? नहीं। मतलब इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हर हर जगह पता है क्या होता है, फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ओवरऑल क्वांटिटी और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दैट क्वांटिटी, हमेशा उसके बीच का रिलेशन सेटअप होगा, हमेशा उसके बीच का रिलेशन सेटअप होगा। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और एग्जांपल लो। क्योंकि अपने पढ़ने तो यही लग रहे हैं ना, प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि अपने पढ़ने तो प्रोडक्शन फंक्शन लग रहे हैं। मैंने प्रोडक्शन फंक्शन को फिर से एकदम बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको, एक बार फिर रिपीट करते। प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्या हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, ऑब्वियसली इनपुट यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ आउटपुट, तो वो जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है वो फंक्शन है। इकोनॉमिक्स में याद रखना, तुम लोग आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ेगा अगर, तो फंक्शन जब भी लिखा हुआ है तो एक होगा क्वांटिटी और कुछ होगा फैक्टर जो उस क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा, हमेशा वो। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्शन फंक्शन का बात करें तो क्वांटिटी का मतलब है आउटपुट, और उस आउटपुट को क्या डिटरमाइन करता है, इनपुट। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोडक्शन फंक्शन। जब डिमांड फंक्शन बता रहा था तब भी तो यही बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सप्लाई फंक्शन जब बता रहा था तब भी तुमको यही बोल रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अच्छा, ये एक बात दोस्त आप लोगों को बता दे रहे, हालांकि ये चीज बताना जरूरी है। आने वाले दिनों में यार आप लोगों को करियर ऑप्शन चूज करना है, किसी को साल भर में, किसी को 2 महीना में। एक चीज याद रखना, इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट ना जो सोचता है यार हम सीएस से हटके, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पर जो अटेंड कर रहा है कॉमर्स, आजकल साइंस स्टूडेंट भी है, हमारे यहाँ पे साइंस स्टूडेंट भी है जिन लोगों का इको है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ आर्ट्स, लॉ आर्ट्स में भी ऑप्शन खोल दिया कि साइंस स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स ले सकता है, केम ले सकता है, साथ में इको पिक कर सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, चाहे तुम साइंस स्टूडेंट हो चाहे तुम कॉमर्स हो, अगर यू आर लुकिंग फॉर इको ऑनर्स, याद रख लेना, एक बार 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 बता रहा है, क्योंकि तुम प्रिपरेशन को अपना उस हिसाब से फिर मोल्ड कर पाएगा। इको ऑनर्स में ठीक है, इको इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है। जिसका वो सपना है
बार बार बता दे रहे हैं कि उस हिसाब से काम करना शुरू कर दो। लास्ट ईयर का बैच जो 12 का निकला उसमें 2 लोग का एग्जांपल दे रहे हैं और दोनों ब्रिलियंटली टैलेंटेड, जानबूझ के यही 2 नाम ले रहे हैं, एक है स्वयं और एक है भविका, दोनों को इको ऑनर्स करना था। अच्छा, स्वयं का मार्क्स मैथ्स के अंदर 96 आउट ऑफ 100, भाविका का 100 आउट ऑफ 100। स्वयं ब्रिलियंट, मतलब ऐसे तो दोनों का ही मार्क्स अच्छा है तो अपने क्या ही दोनों ही बोले, बट स्वयं को इको ऑनर्स नहीं मिला, बट स्वयं को इको ऑनर्स नहीं मिला। भाविका का नाम 100 आउट ऑफ 100 लाने के बाद जेवीएस में तो मिला ही नहीं, प्रेसिडेंसी, क्योंकि कैलकाटा के अंदर ही है बेस्ट इको ऑनर्स का फैसिलिटी, जेवियर से और उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंसी से, तो शी गॉट प्रेसिडेंसी में लास्ट नाम था उसका। क्योंकि क्या होता है, आपका कंप्यूटेशन अगर आपको इको ऑनर्स में चाहिए ना, तो ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपका 98% आया पूरा बोर्ड में, E+3 करके 98% आया, ठीक है, साइड रखो, और मैथ्स में आया मान लो 100, तो 98 जो ओवरऑल परसेंटेज है और मैथ्स का मार्क्स 100, जोड़ो जुड़ के 198 हो गया, तो 200 में 198, जेवियर्स का कट ऑफ है 198, कट ऑफ है 198, कट ऑफ है मतलब अब शायद आपका एडमिशन हो जाएगा अगर 198 आ गया। प्रेसिडेंसी में वही चीज, थोड़ा सा 196 197 चला गया, 2-3 नंबर नीचे बस। बट ये जरूर है, आप लोग अगर पूछेगा मतलब व्हाई विल आई प्रमोट इको ऑनर्स, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है 12th के बाद जो इको ऑनर्स को कैटर करता हो, नथिंग। ये इसलिए बता रहे हैं कि दिमाग में तुरंत आ जाता है अच्छा इनका कोई कमर्शियल एडवांटेज है, कुछ नहीं है। उल्टा मेरा तो एडवांटेज, कमर्शियल एडवांटेज अगर तुम देखिएगा तो सीए में, हम फिर भी बोलता है कि सीए से ज्यादा वर्थ इट अगर तुम्हें कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट है, स्टैटिस्टिक ऑनर्स मतलब वही मैथ्स ऑनर्स या इको ऑनर्स में, सबको बार बार चिल्ला के बोल रहा है वर्थ है। सीए में क्या है, फिर तुम ढूंढेगा ग्रेजुएशन कहाँ से करे, और फिर साथ में सीए करेगा, ग्रेजुएशन अच्छा कॉलेज से करेगी खराब कॉलेज से करे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा फाइट में लग जाएगा जीवन। लेकिन अगर तुमको इको ऑनर्स मिल गया 2-3 रिस्पेक्टेड कॉलेज से, या मैथ्स या स्टैट्स ऑनर्स मिल गया बस, और फिर कहीं मत जाको, कुछ मत करो, बस वो कर लो, हो गया बस, इनफ है। तो ये है जी, इस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो मोल्ड करो मोल्ड करो, एटलीस्ट भी एलिजिबल, ठीक है ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, प्रोडक्शन फंक्शन होता है यार रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि आज एक क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा होता है दोस्त, यानी कि आउटपुट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको क्वांटिटी की जगह पे मैं एक काम करता हूँ ना, क्वांटिटी की जगह पर यार यहाँ पर जो है आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट ऑफ एक्स is dependent on a lot of things, so it is a function of a lot of input 1, input 2, input 3 and so many other inputs. Quantity produced या output generated is dependent on a lot of inputs, उस रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है गाइस। आज का स्ट्रेटेजी शेयर कर दिया, स्ट्रेटेजी रहने वाला प्रोडक्शन पे मेजॉरिटी टाइम दो, कॉस्ट अपने आप निपट जाएगा। कॉस्ट में देखना मैं भागूंगा, प्रोडक्शन में आई विल गो वेरी स्लो, ठीक है ना, सही है सर। अब आपको पता है 2 तरीके का टाइम पीरियड होता है, ऐसे होता 4 तरीके का, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और सेक्युलर, बट अभी मेरे को उससे मतलब नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग इस चैप्टर में। शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड कौन सा हो गया दोस्तों, ये वो समय है जिसमें आपके पास खाली इतना सा है पॉसिबिलिटी कि आपके पास 2 तरीके का फैक्टर्स हो गया, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको एक चिप्स का कंपनी है, आप एक चिप्स के बिजनेस हो, हमने आपको 1 हफ्ता पहले ऑर्डर प्लेस किया था कि भाई आयुष 500 पैकेट चिप्स का बना के रख। आयुष बोला ठीक है, हफ्ता भर का टाइम है, ओके कर लेगा। अब मैं आया और मैं आयुष को बोलता हूँ यार आयुष ऐसा है, मेरे को 2 दिन में और 500 चाहिए। आयुष बोलेगा ठीक है रुक जाइए आप, हम मशीन तो नया खरीद नहीं सकेगा, इतना कम समय आप हमको दिए हैं, हम नया मशीन तो नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन आयुष बोलता सर हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, पता है क्या, हम ना सर ये चीज जरूर कर सकता है कि हम और लोगों को हायर कर, या जो लोग ऑलरेडी है उनको बोल सकता है यार डबल शिफ्ट काम कर लो, पैसे ले लेना, दैट्स शॉर्ट रन। यहां देखो क्या हुआ, मशीन था एक फिक्स्ड फैक्टर, जमीन था एक फिक्स्ड फैक्टर, लेकिन लेबर वेरिएबल है, क्योंकि लेबर को आयुष मैंने अपने हिसाब से बढ़ा लिया।
या जो रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं अपने हिसाब से बढ़ा लिया, दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल फैक्टर। एंड ये पीरियड को शॉर्ट रन पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर दो तरीके का फैक्टर होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। एंड यू नो प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बट ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब एक्ट टू प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, बहुत जोर जोर से नहीं। यस दोस्त, लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है। अब यही चीज मैं आयुष को बोलता हूँ यार, एग्जैक्टली कि आयुष मेरे को 1000 यूनिट चाहिए, आयुष 6 महीना बाद चाहिए। अब ये इतना पीरियड है आयुष के पास कि आयुष अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नया बिजनेस मतलब नया प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकता है, नई मशीन मंगा सकता है, नई जमीन ले सकता है। सिंपली स्पीकिंग हर कुछ चेंज कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर को ही इंक्रीज कर सकता है या इतना टाइम अवेलेबल है कि तुम मशीन मंगा के सेटअप कर सके, सब कुछ कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग रन पीरियड। एंड अक्सर इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट नंबर होता है ना, हर कोई नहीं बट एक मेजोरिटी सेगमेंट ये है जो इंस्पायर्ड रहता है अकाउंट से और इसमें डेफिनेशन लिखता है। अकाउंट्स में अगर तुम शॉर्ट रन लॉन्ग रन पूछेगा, अकाउंट बोलता है भाई 12 महीना, 12 महीना से कम है तो करंट, 12 महीना के ज्यादा है तो नॉन करंट। सिंपली 12 महीना से कम है तो शॉर्ट, 12 महीना से ज्यादा है तो लॉन्ग। वो अकाउंट्स का पर्पस है, अकाउंट्स का अपना रीजन है, वैसा बोल लेगा। बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो फिक्स है, कोई समय है, मैं आपको कोई नहीं दे सकता। अब जैसे आयरन और स्टील है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें 3 साल भी शॉर्ट रन होता है, क्योंकि कुछ भी नया प्लांट सेटअप करना है ना, तो भैया इतना पैसा और इतना जगह लगता है ना कि 5-6 साल लग जाता है सेटअप करते करते, तो उसमें तो 3-4 साल ही शॉर्ट पीरियड है। तो ये याद करके मत जाना कि दिस नंबर ऑफ मंथ्स इज शॉर्ट रन एंड दिस नंबर ऑफ मंथ्स इज लॉन्ग रन। इट्स नॉट अ टाइम डिपेंडेंट, इट्स अपॉन अ फैक्टर डिपेंडेंट थिंग। कोई चीज शॉर्ट रन है कि नहीं वो समय पर डिपेंडेंट नहीं है, वो फैक्टर पर डिपेंडेंट है कि क्या कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल है। जवाब निकल कर आता है हाँ, तो अभी भी आप शॉर्ट रन में। क्या अब सारे फैक्टर, एक भी फैक्टर अगर फिक्स हो गया ना तो आप शॉर्ट रन में। मान लो तुम नया मशीन मंगा सकता है पर तुम नया जमीन नहीं खरीद सकता, तो भी तुम शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में तुम तभी जाएगा जब तुम्हारा ऑल द फैक्टर्स हैव बिकम, यस करेक्ट यस किए, वेरिएबल। आई कैन चेंज एवरीथिंग, मतलब एवरी फैक्टर कैन डांस टू माय ट्यून्स। मतलब मैं जैसे चाहूं फैक्टर्स को बढ़ा सकता हूं, कोई भी फैक्टर हो, जमीन हो, रॉ मटेरियल हो, यार व्हाटएवर द हेक इट इज, इफ आई कैन मेक देम डांस टू माय ट्यून्स, बस खत्म हो गया वो वेरिएबल। यार यस और नो गाइस, यस और नो। ऑनलाइन वालों हाँ ना फेंक के मारो चैट के अंदर फटाफट। और तुम लोग जो लोग ये सीख रहे, तुम लोग जो लोग ये सीख रहे, तुम लोग को एक और अनाउंसमेंट कर दे, एक और अनाउंसमेंट कर देता और ये गारंटी देता है, ये गारंटी दे देता, अगर किसी का भी प्लान है अगला 6 महीना के अंदर सीए फाउंडेशन देने का, है ना, तुम लोग अपना पैसा खर्चा मत करना। जो तुम लोग इस इधर सीख गया है, इको का तुमको नहीं दरकार पड़ेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल के तुमको कोर्स बेचा जाएगा, इतना मत। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो हम सिखा दिया बस इनफ। तुम बाकी सब्जेक्ट का टेंशन ले, इको का मत लेना, बेवकूफ बन जाएगा, बार बार बोल रहे हैं। इको का नहीं दरकार पड़ेगा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ये बात हम गारंटी दे। ये बात मेरे को, ये सब बात मेरे को अचानक अचानक हिट करता है यार, बोल दे बोल दे, तो वो सब चीज बता दिया यार। और यार ये चीज आप कैसे बोल सकते हैं, ये चीज आप कैसे बोल सकते हैं, भाई क्या बात कर रहा है भाई, मेरे से बढ़िया तो और कोई है ही नहीं इसके लिए। तो सर आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं, हाँ कर रहा है भाई, पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पूरा इंडिया में सिर्फ हम ही एक है फैक्ट्री, ठीक है, तो उतना अथॉरिटी तो है मेरे पास है भाई। और हम क्या, हम ही तो पढ़ा रहा है भाई, तो जो वहां पढ़ा रहा है वो यही पढ़ा रहा है। नहीं दरकार है मतलब नहीं, यहाँ पे तुम लोग को ज्यादा बोल देता है। वो लोग के ऊपर पता है क्या होता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, मेरे को वहां पर, मेरे को मान ले अगर माइक्रो इको कवर करना है ना, बिजनेस इको कवर करना है, इंस्टीट्यूट मेरे को दे दिया 20 क्लास 2-2 घंटे का, मतलब मेरे को 40 घंटा मिल गया, ठीक है, मेरे लिए 40 घंटा बहुत है। बट वो 40 घंटा में तुम रिस्ट्रिक्ट हो गया ना फिर भी। और तुम लोग के साथ तो यार 40 घंटा तक कितना ज्यादा, अगर तुम टोटल मेरा डिलीवरेबल आवर्स देखेगा, जो रेगुलर बैच में या जो अदरवाइज भी कोई स्पेशल बैच करता है, कितना ज्यादा आवर्स है उससे, उससे ज्यादा बात किया तुम्हारे साथ। तो नहीं दरकार है मतलब नहीं दरकार,
क्लियर है ना, ये ध्यान रखना। शॉर्ट रन हो गया वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, लॉन्ग रन सिर्फ हो गया वेरिएबल फैक्टर, लॉन्ग रन हो गया सिर्फ वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन हो गया दोस्तों वेरिएबल और फिक्स, लॉन्ग रन हो गया वेरिएबल। सर बात समझ में आ गया? यस सर, बात तो समझ में आ गया। इसके बाद अगर दूसरा डिफरेंस है तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज स्लाइटली, बट लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कैन चेंज बाई एनी अमाउंट। कितना ही क्वांटिटी प्रोडक्शन तुमको करना है तुम कर सकता है। शॉर्ट रन में फैक्टर्स फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, लॉन्ग रन में सारा फैक्टर्स वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन में सारा फैक्टर्स वेरिएबल होता है, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स भी है और वेरिएबल फैक्टर। ये ध्यान रख के रखना, लॉन्ग रन में सारा फैक्टर्स वेरिएबल होगा। इस वजह से लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कैन चेंज टू एनी एक्सटेंट। तेरे को जितना यूनिट बनाना है तो बना सकता है, बट शॉर्ट रन में उसका लिमिटेशन है, शॉर्ट रन में उसका लिमिटेशन है। सही है, सही है। मूविंग ऑन। तो यार अब आ गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। कैसा चीप चीप बात। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द लॉन्ग रन। बस फिर एक्स्ट्रा बात लिख देना, एक एक्स्ट्रा बात लिख देना। देखो यार, शॉर्ट रन में आउटपुट कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट रन में आउटपुट कैसे चेंज होगा आयुष, शॉर्ट रन में आउटपुट कैसे चेंज होगा स्वराज, उसका एक रूल है जो उसको गवर्न करता है, और लॉन्ग रन में स्वराज एक रूल है जो गवर्न करता है। भाई वो है, वो रूल लिख देना। शॉर्ट रन का रूल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यस यस। एंड लॉन्ग रन का जो रूल है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द लॉ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन, अब यार एक क्वेश्चन उज्जवल के मन में आ रहा है, यार ये क्या बोल रहे हैं आप लॉ लॉ। एक्चुअली क्या होता है ना, शॉर्ट रन में जो आउटपुट चेंज होता है उज्जवल, आउटपुट जो बदलता है एक पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न को हम लोग एक रूल का नाम दे दिए, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में क्या होता है, एक रूल ऑपरेट करता है जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यस सर, नो यार? जी सर, बात तो समझ में, बात समझ में। अब क्या है, पहले आपको एक दो टर्म सिखाएंगे, उसके बाद आएंगे। याद रखना, अब जो प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है वही चीज कॉस्ट के लिए अप्लाई होगा। आराम से सुनना, बहुत स्लो जा रहे हैं। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। हमेशा एक ही बात सिंपल में समझाता हूं। मान लो यार, मान लो यार, अच्छा यहां पर तुमने जो है ना वेरिएबल फैक्टर का बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। वेरिएबल फैक्टर एक यूनिट ऑफ लेबर लगाया, वेरिएबल फैक्टर का बात कर रहा हूं, तब टोटल प्रोडक्ट 10 यूनिट्स हो, है ना। अभी ये मत बोलना सर ये लॉ नहीं लगाया, वो लॉ नहीं लगाया, सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे। जब तुम 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाया, मतलब 2 लेबरर्स को काम पर लगाया, तो मान लो टोटल प्रोडक्शन 22 यूनिट्स, ठीक है ना। जब तुम 3 यूनिट को लगाया तो मान लो टोटल प्रोडक्शन तुम्हारा 30 यूनिट्स हुआ। एक बार के लिए मान लो 30 या फिर लेट्स से 27 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनना, मैं यार तुमको एक बात बता रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट आ गया, परी कितना क्लास में बोल दिया कि फर्स्ट यूनिट के लिए, परी कंप्लीट करो, फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल प्रोडक्ट और डैश सेम होता है, सेम होता है। और ये रटवाने वाला बात ही नहीं है ना। जब कोई लेबर काम नहीं कर रहा था प्रोडक्शन हो रहा था क्या? नहीं। जब फर्स्ट काम किया तो प्रोडक्शन कितने से बढ़ा? 10 से। कितना से बढ़ा? 10 से। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? 10 से। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल फैक्टर लगाया तो उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन हुआ, उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन हुआ, उसकी वजह से जो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन हुआ, जो टोटल प्रोडक्ट में बदलाव दिखा, टोटल प्रोडक्ट में जो बदलाव दिखा, उस बदलाव को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब जब आपने वेरिएबल फैक्टर को 1 से 2 यूनिट पे कन्वर्ट किया तो आपका टोटल प्रोडक्ट 10 से 22 हुआ, मतलब 12 यूनिट से बढ़ा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज 12। चेंज ड्यू टू 1 एडिशनल, मैं बोलते बोलते थक गया। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, 1 एडिशनल यूनिट। वैसे यार जब तुम 2 से 3 गया तो 22 से 27 गया, मतलब 5 यूनिट से बढ़ा। कितना से बढ़ा? 5 यूनिट से बढ़ा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 5 यूनिट। मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा 5 यूनिट। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? यस सर, डेफिनेटली अंडरस्टूड। ये हो गया मार्जिनल। और यार अब तुम मेरे से एवरेज का बात करेगा,
एवरेज होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, या सिंपली यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब अगर तुम डिवाइड करोगे तो 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ एक लेबर से, तो ऑन एन एवरेज लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट्स। 22 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ दो लेबर से, तो यानी कि ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 11 यूनिट्स। एंड वैसे ही दोस्त 27 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ 3 लेबर से, तो ऑन एन एवरेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है दोस्त, सर 9 यूनिट्स। बस यही है कॉन्सेप्ट टीपी एमपी और एपी का, यही है कॉन्सेप्ट टीपी एमपी और एपी का, यही है कॉन्सेप्ट यार टीपी एपी और एमपी का। अच्छा सर ये बात है क्या, हाँ जी ये बात है, ये कॉन्सेप्ट हो गया टीपी एमपी और एपी का, सिंपल सा लॉजिक आया समझ में। टीपी मतलब टोटल, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल, और एवरेज का मतलब है टोटल बाय टोटल लेबर। फुल स्टॉप हो गया, कहानी खत्म। सर बात सही है ना, सर बात सही है। अब आप आगे बात करो, आप आगे बात करो। अब आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे, जिसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये लॉ कब एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रन में कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में। कब एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट रन में। ये लॉ एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा डियर्स, शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर एग्जिस्ट। क्लियर है ना, सही है, सही है। बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ने वाला लॉ ऑफ वेरिएबल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले, इसका रूल्स को याद करने से पहले, इसका रूल्स को एक बार फील कर लेते हैं कि ये रूल एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, इसमें काम कर हो क्या रहा है। शांति से सुनना, देखो दोस्तों, देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। मैं ये एग्जांपल पहले भी लिया था, एक बार फिर से दे रहा हूं कि मान लो आप लोग पढ़ने बैठे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया और यहाँ पर मैंने पेजेस लिख दिया, टोटल पेजेस। एक बार के लिए टोटल पेजेस को टोटल प्रोडक्ट की तरह फील करते है ना। एक बार सुनना, फर्स्ट आवर आपने पढ़ाई की, फर्स्ट आवर में आपने जो है वो कुल मिलाकर 8 पेजेस पढ़ लिए फर्स्ट आवर के अंदर ही। अब आपका एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ क्योंकि अब आपके रिदम आ गए। तो यार अब आपने टोटल 2 घंटे में, दूसरे घंटे में नहीं बोल रहे, टोटल 2 घंटे में आपका स्पीड बढ़ा और आपने जो है कुल मिलाकर 18 पेजेस पढ़ लिए। मतलब पहले वाला 8 इसमें इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल पेजेस बोल रहे हैं, एडिशनल नहीं बोल रहे हैं, वरना मार्जिनल वर्ड यूज करते हैं, जो भी है। फिर 3 पेजेस का बात हुआ, तीन पेजेस को मतलब 3 घंटे में आपने जो है टोटल में 30 पेजेस पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 30 पेजेस। यार जैसे ही 3 घंटा हुआ ना, अब आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन अब आपका स्पीड जो है, क्योंकि एक एफिशिएंसी लेवल होता है, उस लेवल के बियॉन्ड आदमी पढ़ तो रहा है क्योंकि कल एग्जाम है, बट वो एफिशिएंसी नहीं रहता। तो मान लो आप 4 घंटे तो पढ़े, लेकिन अब 4 घंटे में आप टोटल में सिर्फ 36 पेजेस पढ़े। 5 घंटे आप पढ़े और 5 घंटे में आप टोटल 40 पेजेस ही पढ़ पाए। 6th आवर में आप पहुंचे तो देखा 6th आवर आप कहीं खोए हुए थे, इस मोमेंट पे चले गए थे कि कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे, 40 का 40 ही रह गया, 40 का 40 रह गया, कुछ एक्स्ट्रा याद ही नहीं हुआ। और 7th आवर ऐसा हुआ कि आप पागल होने लगे। अब बोले यार 1/4 ऑफ द दिन खत्म हो गया, हम पढ़ ही रहा है, और 7वां घंटा आते आते जो आपका पहले पढ़ा हुआ उसका 2 पेज भूल गए। एफिशिएंसी ऐसा जोर से गिरा, 38 करा। ये देखो एक रियलिस्टिक केस बताया, जहां पे पहले पढ़ते पढ़ते एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ, एक लेवल पर कांस्टेंट हुआ, और उसके बियॉन्ड एफिशिएंसी गिर गया। यही मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप अगर एडिशनल पेजेस देखो, एडिशनल मतलब मार्जिनल पेजेस, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं, मार्जिनल पेजेस। तो फर्स्ट आवर के लिए तो 8 ही रहेगा, सेकेंड आवर के लिए देखो आप लोग 10 पढ़ लिए, उसके बियॉन्ड 12 एक्स्ट्रा पेजेस पढ़ लिए थे थर्ड आवर में। यहाँ पे 3 में 30 का मतलब होता है 3 घंटे में टोटल 30 पेजेस, और 3 12 का मतलब होता है तीसरे घंटे में 12 पेज, तीसरे घंटे में 12 पेज, ठीक है। और फिर आपने 6 एक्स्ट्रा पेजेस पढ़े, फिर आपने 4 एक्स्ट्रा पेजेस पढ़े, फिर आप एक भी एक्स्ट्रा पेज नहीं पढ़े, और ग्रेजुअली फिर तो आपने जो है नेगेटिविटी चालू कर दिया 2 पेज। आप लोग को एक चीज दिखा होगा, क्या दिखा होगा पता है, कि जो टोटल प्रोडक्ट में बदलाव था, मार्जिनल में देखो ध्यान से, टोटल प्रोडक्ट का बदलाव मार्जिनली दिखाता है। तो पहले आप इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे थे एडिशनल, अच्छा इसके बियॉन्ड भी आप एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे थे, बट हौले हौले पढ़ रहे थे, दैट इज विद द डिमिनिशिंग रेट। और एक मोमेंट ऐसा है जब आप अपना एफिशिएंसी यूटिलाइज कर लिए पूरा, फिर आप अपना कहां पहुंच गए,
नेगेटिव रेट पे। कहां पहुंच गए? नेगेटिव रेट पे। अब थोड़ा सा स्मार्टली बताइएगा, मैं इसी पेजेस को पकड़ के आपको पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करवा दूंगा। सुनो, अगर आप एक स्टूडेंट हो आइडियल, एक आइडियल स्टूडेंट को किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? एक आइडियल स्टेज, एक आइडियल स्टूडेंट जिसका नेक्स्ट डे एग्जाम है, उसको कहां तक ऑपरेट करना चाहिए? गाइस ऑनलाइन वालों बताना ना, फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड, थोड़ा बताना ना। करेक्ट है दोस्त? करेक्ट जा रहा है आंसर? सबका आंसर आना चाहिए। देखो यार, अब जो लोग बोले कि साहब फर्स्ट, गलत आंसर हो गया ना? गलत है, क्योंकि भाई जब तुम सेकंड लेवल स्टेज पर भी गया, तब भी तुम एडिशनल पेजेस तो पढ़ ही रहा है। जिस बिकॉज तुम उतना तेजी से नहीं पढ़ पा रहा तो पढ़ना छोड़ देगा? अभी भी तो तेरा जो टोटल नॉलेज है उसमें पेजेस ऐड हो रहा है, तो तुम छोड़ देगा? इसलिए नहीं, ये बात याद रखो कि अपने लोग इसको छोड़ नहीं देगा, तब तक करेगा जब तक। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है कि थर्ड स्टेज में अगर घुस गया तो अब तो नेगेटिविटी आ गया, पहले के मुकाबले टोटलिटी कम है, तो इसका मतलब वी विल विड्रॉ फ्रॉम हियर। तो व्हाट इज द आइडियल स्टेज फॉर अ स्टूडेंट? सेकेंड स्टेज। बस अब इसी पेजेस को प्रोडक्शन से कंपेयर कर ले और आउटपुट को पेजेस से कंपेयर कर ले और स्टूडेंट की जगह प्रोड्यूसर लगा दे, तो एक प्रोड्यूसर भी किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा? सेकेंड स्टेज। क्योंकि भाई हाँ, प्रोडक्शन जिस तेजी से बढ़ रहा था वो स्लो हो गया, बट टोटल प्रोडक्शन तो अभी भी पॉजिटिव है रे भाई। 30 के बाद 36 ही ना हो रहा है, 40 ही ना हो रहा है, तो इंक्रीज तो हो ही रहा है, हौले हौले हो रहा है, तो क्या हुआ? सर बात तो सही बोला आपने, दैट्स व्हाट। क्लियर है कि नहीं है? अब आप लोगों को एक बार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में दिखा देते हैं। पहला इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी इंक्रीजिंग, ये रहा देख लो, एमपी इंक्रीजिंग। फेज 2, टीपी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ये रहा, दिख रहा है आपको? तब एमपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। एमपी डिक्रीजेज बट एमपी पॉजिटिव है, एमपी डिक्रीज हो रहा है बट एमपी पॉजिटिव है। और थर्ड स्टेज में टीपी फॉल हो गया, दिख रहा है 40 से 32, और उस समय एमपी क्या आपका नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया। अच्छा, याद रखना एग्जाम में कभी भी दोस्त लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया ही नहीं आपने। सर अब मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताऊं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता था, अब आपको दिखाते हैं। ये रहा यहाँ, ये क्या बोलता है सुनना। ये बोलता है, देखो पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो ये तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि एक फिक्स फैक्टर होने वाला और एक वेरिएबल फैक्टर होने वाला। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है और इस पे आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हो, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हो, आपके पास एक गिवन फिक्स फैक्टर है, इसमें आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर डाल रहे हो, ठीक है? तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी है फर्स्ट इंक्रीज होगा तेजी से, मतलब इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देखो लिखा हुआ फर्स्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा बट हौले हौले डिमिनिशिंग रेट पे, एंड इवेंचुअली टोटल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा एंड देन एट अ नेगेटिव रेट। गिर जाना मतलब नेगेटिव रेट। बस यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि when some units of variable factor are employed to a given quantity of fixed factor, ठीक है, the total product first increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, eventually becomes negative. Yes or no please? हाँ लिख सकते हैं, increasing at a decreasing rate is correct statement. clear है? तो what am I trying to say is कि यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, याद कर लो, दिमाग को बोल ले भाई, याद कर कि when more and more units of a variable factor are employed on a given quantity of fixed factor, मतलब और लेबर आप हायर कर रहे हो उस मशीन पर काम करने के लिए, तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी होता है उस मशीन से, इट इंक्रीजेस फर्स्ट एट एन इंक्रीजिंग रेट, then increases at a diminishing rate and eventually becomes negative, eventually becomes negative. guys ऑनलाइन वालों समझ आ गया, ऑफलाइन वालों यस प्लीज यार फटाफट। अच्छा सर हम लोग को पता है कहाँ प्रॉब्लम होता है, बताओ यार। सर पता हम लोगों को प्रॉब्लम यहाँ होता है ना कि कितना लिखना और कहाँ लिखना है वो नहीं पता रहता। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर कोई लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर, 99% केसेस में उस लॉ का कुछ असम्पशंस भी होगा, चाहे वो तुम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे जा,
चाहे वो तुम लॉ ऑफ डिमांड पे जा, लॉ ऑफ सप्लाई पर, ठीक है। इसमें भी कुछ अजम्पशंस होगा, अजम्पशंस हमेशा लिखना है। ये मत बोलना सर हम तो लॉ लिख कर आया फिर भी मैडम नंबर काट ली, क्योंकि अपने लोग जो भी लॉ लिखते हैं उस लॉ के साथ उसका अजम्पशंस नहीं लिखते, अपने अजम्पशंस लिखेगा, अपने अजम्पशंस लिखे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यू विल राइट दी अजम्पशन। तो सर चलिए बताइए क्या क्या अजम्पशन। पहला बात, ऑब्वियसली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का पहला अजम्पशन और क्या ही होगा कि आप शॉर्ट रन में काम कर रहे हो। पहला अजम्पशन क्या ही होगा, थोड़ा सोच लो, क्या ही होगा पहला अजम्पशन कि आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो, जिसमें दो तरीके का फैक्टर्स है, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये लॉ सारे फिक्स फैक्टर्स पर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अच्छा, अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद अ फिक्स फैक्टर, ठीक है ना। हटाओ, लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू कैन बी इजीली डिटरमाइंड। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है या जो टेबल हम लोग बना रहे हैं वो टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इट इज अज्यूम दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ये नहीं समझ में, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं समझ में आया सर। सुनो सबको ध्यान से, यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि तुम फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते। तो जो फिक्स फैक्टर की कमी है मशीन बढ़ा नहीं सकते, तो जो मशीन की कमी है उसको तुम कैसे पूरा करते हो? और लेबर हायर करके और वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के। बट ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक हद तक ही हो सकता है, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट तुम जितना ही लेबर हायर कर लो वो मशीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट इज रिटन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर? जिससे फिक्स फैक्टर की कमी को पूरा किया जा सके, बट वो सब्स्टिट्यूशन एक हद तक ही काम करेगा, उसके बाद तुमको नया मशीन चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट से कि हम और लेबर हायर कर देगा तो दे विल इंक्रीज प्रोडक्शन, नो। आया क्या बात समझ में? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है कि नहीं है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब वो बिल्डिंग बन रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, मान लो एक क्रेन है, तो एक क्रेन में 2 लोग 3 लोग उस क्रेन को यूज कर लेंगे। बट अगर 10 लोग तुम ले आए उस क्रेन पे, तो क्या बिल्डिंग जल्दी बन जाएगा? क्या नहीं, जल्दी बनाना तो दूसरा क्रेन चाहिए ही चाहिए। बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट जस्ट से कि हम और लेबर हायर कर लेगा तो मेरा काम बन जाएगा। बियॉन्ड दैट हम और लेबर हायर कर लेगा तो मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर चीज के बाद आपको चाहिएगा ही, है ना। सोचो, इसको सिंपल सा एग्जांपल से देते हैं। मान लो मैंने ये बात आप लोग को सितंबर में भी दिया था एग्जांपल, दुर्गा पूजा, कि यार दुर्गा पूजा आ रहा है, एक एग्जांपल ले लो, दुर्गा पूजा आ रहा है और एक पंडाल बनने का बात हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब मैथ्स बोलता है कि यार 20 लोग अगर रहे तो ये काम 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। एक फिक्स समय लगेगा, बट तुम लोग बोल रहे नहीं सर हमको तो काम जल्दी चाहिए, ठीक है। तो मैथ बोलता है एक काम कर, 20 लोग काम 10 दिन में करेंगे, तुम 40 लोग ले आप, काम 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है नहीं और जल्दी चाहिए, 80 लोग ले आ, काम 2.5 दिन में हो जाएगा। 160 लोग ले आ, काम 1.25 डेज में हो जाएगा। यस, एक मोमेंट आएगा जब तुम हजारों लोगों को काम पे रख लेगा और काम 1 सेकंड में हो जाएगा। 1000 या लाख लोग को रख लेगा, काम 1 सेकंड में हो जाएगा। पर क्या सच में अगर हम 1 लाख लोग को ला के दे दिया तो 1 सेकंड में पंडाल बन जाएगा? क्या इस क्या लगता है ऑनलाइन वालों, हो जाएगा क्या? कॉमन सेंस है नहीं है। 1 लाख लगा ले, 2 लाख लगा ले, 3 लाख लगा ले, 1 करोड़ लगा ले, पूरा हिंदुस्तान यूज कर रहा है, काम 1 सेकंड में तो पक्का नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समय को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विथ लेबर, बट एक फिक्स्ड समय है, उसके बियॉन्ड तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए बोले इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जैसे मैं बोला कि काम को 2.5 दिन में कर सकता है, बट बियॉन्ड दैट 2.5 दिन तो लगेगा ही लगेगा, या और समय चाहिएगा। लेकिन यह बात समझ में, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि तुम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर आउटपुट एक ही हद तक बढ़ा सकते हो,
उसके बियॉन्ड आउटपुट बढ़ाने के लिए फिक्स फैक्टर ही चाहिए होगा, वेरिएबल फैक्टर उस काम को कम कर नहीं पाए। और ये असम्पशन बहुत ही लॉजिकल असम्पशन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा सर, और कुछ बेसिक असम्पशन है, यूज दौरान स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मशीन यूज करते करते मशीन रिप्लेस कर दूं, तब तो उस मशीन पर मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, उस समय बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाती है ना। और ये इंटरेस्टिंग है, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। मतलब तुम जितने लेबर्स को ला रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि पहला, देखो ये लॉजिकल है, हम लोग पढ़ते हैं कि लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। मान लो कि पहला लेबर बहुत अच्छा था, टोटल दूसरा लेबर बहुत ही ज्यादा झगड़ालू था, वो झगड़ा करता था और इस वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है पहले से कम हो गया, तो आप बोले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन का तो लॉ हो गया सर, क्योंकि ये तो फेल हो गया। तो ये लोग बोल रहे हैं ना, ऐसा मान ले कि सारे लेबर स्टैंडर्ड है, मतलब हर कोई इक्वली एफिशिएंट, या रॉ मटेरियल सारे एक जैसे, तो उनकी वजह से प्रोडक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अंडरस्टूड? तो यार यहाँ पर जो है 3-4 चीजें हैं, मेनली 4 असम्पशंस निकल कर आती है, 8 नहीं 4। पहला कि यार इट इज ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन। दूसरा, देयर आर फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर। तीसरा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट कि लेबर की वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। यस, ये 4 मेजर बातें। और पांचवा कि ऑल द वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट, ऑल वेरिएबल फैक्टर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट। गाइस यार ऑफलाइन वालों ये सब याद रख, वेरिएबल फैक्टर सीख गया तो कॉस्ट सीख जाएगा। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना प्लीज, बहुत होले होले जा रहे हैं देखो। ठीक है सर, सही है सर, सही है। अब अगर इतना क्लियर है आप, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा क्या सर, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया? यस, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, तुम डेफिनेशन लिखिएगा लॉ ऑफ वेरिएबल, यू विल स्टेट द असम्पशंस आफ्टर द लॉ, you will give the table, you will give the diagram, you will describe the diagram, diagram भी describe करेगा। सर ये तो लेंथी पेपर हो गया। यस, इकोनॉमिक्स इज अ लेंथी पेपर। कोई तुमको खुश करने के लिए हम बोलते कि यार ये लिख दे हो जाएगा, तुम तो लिख के आ जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, विश टू बी ग्रेट। ये ध्यान रखो, ये 5 बातें लिखना पड़ेगा। लॉ, assumption, टेबल, डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक्स में अगर तुम कभी भी ऐसा कर रहा है कि खाली एक डायग्राम बना के आ गया और रेस्ट अश्योर्ड है कि भाई सब हो गया, ऑल इज वेल, गलत। अगर कोई भी डायग्राम किसी भी चैप्टर से बनाकर उसको एक्सप्लेन नहीं किया, नंबर भूल जाओ। तुम एक तरह से मान लो इट इज द लॉ इन इकोनॉमिक्स, इफ देयर इज अ लॉ यू विल हैव टू राइट द assumption, इफ देयर इज अ डायग्राम यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। सर बात तो समझ आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखो फिक्स फैक्टर हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया, फैक्टर फिक्स और क्या। अब देख वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहा है और बढ़ा रहा है, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहा है और बढ़ा रहा है। अब यार ध्यान देना आप लोग, वेरिएबल फैक्टर को आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हो। आप टोटल प्रोडक्ट को देखिए क्या हो रहा है, देखिए टोटल प्रोडक्ट नहीं देख पा रहे हो, अभी दिखेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट को देखिए, 10, 20, मतलब टोटल प्रोडक्ट जोर जोर से बढ़ रहा है। पहले 10 यूनिट से भागा, फिर 20 यूनिट से बढ़ा, यस और नो। फिर उसके बाद क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट अब हौले हो, ठीक ना। पहले 10 से बढ़ा था, फिर 20 से बढ़ा, अब भी बढ़ रहा है, बट जिस तेजी से बढ़ रहा है वो तेजी स्लो हो गई। अब 15 से बढ़ रहा, फिर 7 से बढ़, और जाते 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 फिर 0 हो गया। तो देखो यार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पर टीपी मैक्स होता है वहां पे एमपी 0 होता है, और हमेशा सेकेंड लेवल देखा जाता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्स एमपी 0। एंड इसके बियॉन्ड आपका नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हो गया, जहां पर टोटल प्रोडक्ट फॉल हो गया और एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी फॉल्स एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट गिरा और एमपी हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। है बात समझ में? सर बात तो देखो समझ में। अब आपको बताते हैं ये डायग्राम, क्लासिक डायग्राम है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको अपने लोग ध्यान रखें। जी सर याद रहेगा हम लोग को। तो सर आप बताइए कि आप इस डायग्राम को कैसे याद रखें। मैं यार बोला देखो सिंपल सवाल, मैं बोला यार देखो सिंपल सवाल, इसमें
3 स्टेजेस अपने लोग को ध्यान रखना है। कितना स्टेजेस ध्यान रखने का अपने को? 3 स्टेजेस याद रखने का, 3 स्टेजेस याद रखने का है अपने लोग। है समझ में? तो सर व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेजेस, व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेजेस? यार यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट अपना इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होगा, फर्स्ट स्टेज का बात कर रहे हैं। और फिर एक मोमेंट आएगा जब वो स्टार्ट करता है इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। फर्स्ट स्टेज के अंदर ही इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट भी कवर हो गया। कान खोल के सुन लो। ये स्टूडेंट को लगता है यार ये तो बड़ा नाइंसाफी हुआ। हाँ जी, ये हल्का सा लिमिटेशन है, बट ये फॉलो होते आ रहा है और ये आपको भी यूज करना पड़ेगा। लॉजिक क्या बोलता है कि फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म हो जाना चाहिए था? जहां टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे शिफ्ट हुआ। यही लॉजिक बोल रहा है। इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट और उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा पॉइंट, उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा। मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर दो चीज हो गया, टीपी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्लियर है कि नहीं? तब एमपी क्या हो रहा है? तब मार्जिनल प्रोडक्ट राइज हुआ और राइज होके मैक्सिमम होके गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। अच्छा, एक वर्ड आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गाइस हम लोग मैथ्स के अंदर भी पढ़े हैं, क्लास 12 मैथ्स के अंदर भी पढ़े अपने लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? याद होगा आप लोगों को, हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा था कि इंक्रीजिंग रेट और अभी भी इंक्रीजिंग रेट ही है, तो मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद करो यार, जो भी है नहीं भी याद है वो अपना रिवाइज करते रहना। मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ लेना। क्या जो भी अभी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट पहले तेजी से बढ़ रहा था, अब हौले हौले बढ़ने लगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट टू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट को अपने लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को अपने बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक और अच्छा पहचान है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम आ जाता है। तो सर अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें, आप लोग मेरे से कोई पूछता है कि सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना, मैं बोलता हूँ देखो दो तरीके। पहले तो ये पहचानो कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे पहले 20 से बढ़ रहा था, अब 15 से बढ़ने लगा, यस और नो? तो मतलब ये कहां पर हुआ? इस लेवल पर हुआ, यस और नो? और एक और पहचान है, इसी लेवल पर देखो मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा हुआ। तो यार अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहचाना है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो तरीके से पहचाना जा सकता है, सब लिख लेना अपने पास। पहला बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम होता है। अच्छा सर, पहला बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मार्जिनल प्रोडक्ट अपने लोग का मैक्सिमम है। और दूसरा बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एमपी अपना मैक्सिमम हो गया। और यार एक दूसरा बात भी निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि साथ साथ में टीपी का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये ट्रांजिशन पॉइंट है, एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अच्छा सर, ये बोल रहे हैं क्या? हाँ जी ये बोल रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर है बात? यस। अच्छा, एक बात याद रखना, सेकेंड स्टेज कहां पे खत्म होता है? जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? टीपी मैक्सिमम, और एमपी क्या हो जाता है? जीरो। तो सेकेंड स्टेज का मार्किंग है टीपी मैक्स, एमपी जीरो। और थर्ड स्टेज जब टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लगता है और एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव। सर बात समझ में आया? सर बात समझ में? हाँ वो ठीक है, वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से तो शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पर आओ, पॉइंट पर आओ, पॉइंट पर आओ। वेयर वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट? फेज 2। किस फेज में? फेज 2 में। आज ही तो एग्जांपल दिए थे आपको पेज का कि यार आपको बोलना होगा इट इज बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। Stage 1 we will not choose because producer can still produce more of the total product. So if we stop at stage 1, हाँ ऋषि एपी का डायग्राम भी दिखाएंगे नीचे है। इफ वी स्टॉप एट स्टेज 1 से प्रॉब्लम क्या होगा? स्टेज 1 से प्रॉब्लम ये होगा कि यार इफ वी स्टॉप एट स्टेज 1, शांति से सुनना, अगर आप स्टेज 1 पर रुक गए तो प्रॉब्लम विल बी
कि you will not be able to take advantage of the rise in TP. And if you operate at stage 3, production becomes negative. So advisable is stage 2. ठीक है. अच्छा, ऋषि भाई ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया, तो लेट अस आंसर हिम. पहले तो ऋषि ने क्या पूछा कि सिर्फ एपी का मूवमेंट भी दिखा दो ना. जी बिल्कुल, एपी का मूवमेंट भी दिखाते हैं. यहां लिखा है एवरेज प्रोडक्ट, एग्जाम में भी दिखाना. तो टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर अगर आप करो तो 10/1 10 हो गया, 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया, 45/3 कितना हो गया बोलो, 15 हो गया, 52/4 आई थिंक 13 हो गया. ठीक है, चेक कर लेना. 52/5 यहाँ पर जो है आपका 10.4 हो जाएगा, और 48/6 आपका 8 हो जाएगा. यस और नो. आप लोग एक चीज देखो, एमपी अपना मैक्सिमम पहले अचीव किया, एपी अपना मैक्सिमम बाद में अचीव. हाँ, कोइंसिडेंटली यहाँ पर दोनों लेवल पर सेम है, तो मैक्सिमम किसको मानेंगे, बाद वाला को. बोले थे लेटर द बेटर. तो इसका मतलब मेरे दोस्त जिसने ये डाउट पूछा, ऋषि भाई, एपी का डायग्राम देख लो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्त ने. एपी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता रहे हैं आप लोग. देखिए आप, ये दिख रहा है आप लोग को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये गया एपी, एमपी को टच किया. याद रखना, एपी अपना मैक्सिमम एमपी के बाद अचीव करता है, और एपी फॉल हो गया. एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों, क्योंकि ये स्टेज 1 को दिखाता है. ये स्टेज 1 को दिखाता है. स्टेज 1 वहीं पर खत्म होता है जहां पर एपी मैक्सिमम होता है. स्टेज 2 वहां खत्म होता है जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है. अंडरस्टूड और नॉट. इसको बाउंड्री लाइन की तरह सोच लो. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्टेज 1 नहीं खत्म हुआ. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट पे ट्रांजिशन जरूर हुआ, वेरी गुड. बट क्या स्टेज 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे खत्म हुआ? नो. वो खत्म हुआ जब एपी मैक्सिमम. तो याद रखना स्टेज 1, याद रखना यार, भूल जाओगे लिख लो अपने पास. स्टेज 1 कब एंड हुआ? स्टेज 1 एंड हुआ तब जब एपी अपना मैक्स अचीव किया. स्टेज 2 कब एंड हुआ? जब टीपी अपना मैक्सिमम अचीव किया. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अब कंफ्यूजन का देखो गुंजाइश नहीं है भैया. स्टेज 1 कहां एंड हुआ? जहां पर अपना एपी मैक्स हुआ. स्टेज 2 कहां एंड हुआ सर? जहां अपना टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हुआ. या टीपी जहां मैक्सिमम हो तो एमपी 0 ही है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. यार याद रखना, एक नाइटमेयर है ये कि स्टूडेंट लोग क्या करता है, फर्स्ट स्टेज को पॉइंट वहां पे खत्म कर देता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्योंकि क्या होता है मालूम है, कि स्टूडेंट लोग देख लेते हैं कि सर बुक में ना वो एक तो लाइन दिया हुआ था ऐसे करके, वो स्टेज 1 खत्म करवाने के लिए नहीं दिया था, वो तुमको ये सिखाने के लिए दिया था कि देख जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है वहां पे एमपी अपना मैक्सिमम हो. वो इसलिए दिया हुआ है, वो स्टेज 1 का एंडिंग को दिखाने के लिए नहीं दिया हुआ है. प्लीज, स्टेज 1 का एंडिंग दिखाने के लिए नहीं दिया हुआ है. स्टेज 1 एंड हो रहा है यहां पर, बियॉन्ड नहीं. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के थोड़ा सा बाद में. ये ध्यान रह पाएगा ऑनलाइन वालों? हाँ ना बोलना प्लीज, फटाफट दोस्तों. जी सर, वेरी गुड. याद रखना. यहाँ पे वरना टीचर खेल जाएगा. सही है सर. अच्छा, अब यार रीजन बिहाइंड द फेजेस. रीजन बिहाइंड द फेजेस का मतलब है कि कोई भी काम क्यों हो रहा है. सर मतलब कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों हो रहा है, या नेगेटिव रिटर्न्स क्यों हो रहा है. तो भाई देखो, ऐसा इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज हो रहा है. नहीं समझे? अगर आप एक जमीन ले लिए और आप एक लेबर को बोले कि फार्मिंग कर तुम इस पर, तो वो एक लेबर को फिर क्या करना होगा, कटिंग, प्लाउइंग, सारा काम उसी को करना पड़ेगा. लेकिन जब आप 2 लेबर को ले आए तो अब वो लोग अपने बीच में काम बांट लेंगे. जब वो लोग अपने बीच में काम बांट लेंगे तो दोनों बेटर काम करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंप्रूव हो गया, क्योंकि हर लेबर जिस काम में वो अच्छा है वो वही कर पाएगा. यस और नो? और फिक्स फैक्टर, जमीन भी बेहतर यूटिलाइज होगा. वरना होता क्या पता है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जमीन तो खाली रह जाएगा, क्योंकि वो लेबर पूरा जमीन को प्लाउ तो कर पाएगा नहीं. और दूसरा, क्योंकि लेबरों ने काम बांट लिया, तो अब हर लेबर वही काम रिपीट कर करके उसमें बेहतर होते चला जाएगा. तो दोनों तरीके से देखिए फायदा हो गया ना. यस और नो?
सर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, मजा नहीं आया। ओके, मान लीजिए आपका एक कपड़े का कंपनी है, कपड़े का एक फैक्ट्री है, जिसमें आप लोग मेनली दो काम करते हो। एक मशीन से एक मशीन है जिससे आप लोगों का जो होता है वीविंग या स्टिचिंग का काम होता है, और उसके पहले आपका क्लॉथ कटिंग का काम होता है। यस और नो? अब शांति से सुनना। मान लो आपने एक ही लेबरर को लगाया, अब वो लेबरर कपड़ा को काट रहा है। सोच के देख एक बार, इस समय तेरा मशीन खाली बैठा है, एक ही लेबर है क्या? एक ही लेबर है। यस, तो मशीन जब वो कटिंग कर रहा है तो मशीन खाली बैठा है। अब वो आया उठ के और अब वो मशीन को यूज किया, तो अब ये खाली बैठा है। लेकिन जब तुमने दो लेबरर्स लाए तो अब वो बोल रहा भैया हम सिर्फ कटिंग करेगा क्योंकि जीवन में मेरा बहुत कटा है, तो आई हैव गॉट अंडरस्टूड नाउ। अब वो ये काम कर रहा है और दूसरा बोल रहा है हम मशीन में काम कर लेगा वीविंग। ये हो गया। अब जब दोनों अपने अंदर काम बांट लिया, कोइंसिडेंटली क्या हुआ, कटिंग वाला उसमें एक्सपर्ट हो गया, वीविंग वाला इसमें एक्सपर्ट हो गया। तो खुद तो यूटिलाइज हुआ ही बेटर, खुद का एफिशिएंसी तो बढ़ाया ही, प्लस दोनों मशीनें भी बेहतर इस्तेमाल हो रही है, जो कटिंग मशीन थी और वीविंग मशीन। वही दोनों पॉइंट्स तो है, ये तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो देखो वही तो लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है क्योंकि फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज होता है, एट द सेम टाइम वेरिएबल फैक्टर का एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग एक काम कर करके दे बिकम गुड एट इट। गाइस यस और नो? कम ऑन, नहीं ऑफलाइन फटाफट बोलो। क्लियर है ना? हाँ जी सर। ये है इसके बियॉन्ड रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। भैया डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है? देख यार ऐसा होता है ना, हर मशीन अपना एक बेस्ट पर ऑपरेट करता है। मान लो एक मशीन रखा हुआ है और आपको बोला यार इस पे 4 लेबर जब होंगे तो ये बेस्ट पे अपना ऑपरेट करेगा। अब ऐसा है कि 4 से तुम 5 किया तो वो मशीन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो करके देगा तेरे को, बट उतना जितना जोर जोर से दे रहा था उतना जोर से प्रोडक्शन नहीं देगा। इंक्रीज होगा प्रोडक्शन बट उतना ज्यादा नहीं। इसीलिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। जब आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर दोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा बट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। और दूसरा बात यार इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ये बात आप लोगों को अजम्पशन में मैंने बताया था कि यार एक हद होता है जहां पर आप लेबर को और एम्प्लॉय करके मशीन का कमी को पूरा कर सकते हो, बियॉन्ड दैट आपको मशीन लगेगा ही लगेगा। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दीज आर द रीजंस डिमिनिशिंग रिटर्न्स, याद करना पड़ेगा। और फाइनली नेगेटिव रिटर्न्स, सब सब सबका सब बर्बाद। अब आप इतने लेबर हायर कर लिए कि वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिकेट टीम बना के क्रिकेट खेलने चला गया, डिस्टरबेंस हो रहा है, हड़ताल कर दे रहा है, मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेजमेंट लेबरर्स को संभाल नहीं पा रहा है, होगा ये प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, नेगेटिव रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि अब अननेसेसरीली ज्यादा वेरिएबल फैक्टर का लोड डाल दिया फिक्स फैक्टर पर। यस और नो? हाँ सर बात तो सही है। तो पहला आ गया लिमिटेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर, दूसरा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, तीसरा डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ध्यान से सुनना, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन खत्म। एक मोमेंट तक ही तो तुम स्पेशलाइज हो सकता है उसी चीज में, उसके बियॉन्ड कैसे हो जाए? तो यार यही लॉजिक है। इस वजह से ओवर क्राउडिंग, यू कैन राइट द वर्ड ओवर क्राउडिंग, काफी किताबों में ओवर क्राउडिंग वर्ड लिखा हुआ है। ओवर क्राउडिंग है ना, पढ़े ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, कि ज्यादा लोगों में तो कंफ्यूजन होगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है इतना सारा वेरिएबल फैक्टर को। यस, ऑल दीज आर रिस्पांसिबल फॉर नेगेटिव रिटर्न। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? सर बात तो समझ में आ गई। ये रहा। अब आगे बात करो सर आप, ये एपी का बात मैंने पहले कर दिया था तो एपी का मेरे को बताने का दरकार नहीं है। ये हो गया गाइस टीपी एमपी और एपी का डिस्कशन। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बता भैया कैलकुलेट करके, मैं बोला देखो टेंशन नहीं लेने का। आज आप लोगों को पता है एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। यस और नो दोस्त? अगर एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर होता है तो मेरे दोस्त टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। कॉमन सेंस डिक्टेट्स। तो यार अगर टोटल प्रोडक्ट निकालें यहाँ पर, यस, तो एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर कितना हो गया? 8। यस और नो दोस्त? 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। यस और नो? अब एमपी चाहिए। फर्स्ट लेवल के लिए टोटल और मार्जिनल तो सेम रहता है, तो टोटल कितना था? 8, तो मार्जिनल भी कितना होगा? 8। अब टोटल कितने से बढ़ा? 12, तो मार्जिनल क्या होगा? 12। आगे कर रहे हैं बात, चाप मत ले, बस इतना इजी है। अब देख मार्जिनल कितना से बढ़ा? 10 से, तो टोटल प्रोडक्ट पहले 20 था,
10 के बढ़ने की वजह से कितना हो गया होगा 30, और दोनों को डिवाइड करें 30 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना होता है 10। मजाक है। फिर ये 9 है, अब ये 9 अगर है और ये इंटू 4 है तो ये क्या हो गया 36। अब ये 36 से बड़ा तो ये 6 हो गया। अब ये 5 से सॉरी 4 से बड़ा, कितने से बड़ा 4 से, तो ये हो गया 40। अब यार 40 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 8। और फाइनली आपका जो है ये आपका 6 इंटू 7 कितना हो गया 42। तो कितने से बढ़ा 2 से बढ़ा, तो यहां आपका क्या आ गया 2, खत्म हो गया। सिंपल है सर। आप क्या रूल लगाए भाई, क्या बात कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट द प्रीवियस लेवल, और टोटल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या था एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ लेबर। सर सिंपल है, सर सिंपल है जी सर। अब जैसे यहां पर है ये है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन को देखकर तीनों फैक्टर्स को मतलब तीनों स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर। ओके पहले तो आप टीपी लिखा हुआ एमपी लिख लो, लिख लिया एमपी लिख लिया। अब मेरे को पता है यार एकदम क्लियर है फंडे, फंडा क्या क्लियर है भैया कि देखो ऐसा है कि अपने लोग ना लगभग लगभग वहां पर एक एपी का भी कर्व बना लो आप, एक एपी का भी कर्व बना लो, किसका एपी का। तो यार 8/1 आपका 8 हो गया, 20/2 आपका कितना हो गया दोस्त 10 हो गया, यस और नो दोस्त। 28/3 आपका 9 पॉइंट समथिंग हो गया है ना, 28/4 आपका 7 हो गया, और दोस्त 20/5 आपका 4 हो गया। यार परी याद करो, आपको बोला था जहां एपी मैक्स हो जाए वहां पे स्टेज 1, तो यार परी यहां पर खत्म हो गया ना स्टेज 1, देख ले वही लिखा है। सुरज भाई क्या बोला था, जहां पे टीपी मैक्स हो जाए वहां स्टेज 2 खत्म, देख ले यहां पर स्टेज 2 खत्म, बियॉन्ड स्टेज 2। याद रखना स्टेज 1 का एंडिंग एपी मैक्स दिखाएगा, एमपी मैक्स नहीं, एपी मैक्स एमपी मैक्स नहीं। इसके बाद भी गलती कर दिया तो गॉड है, क्लियर है सर, सही है। तो देयर इट इज यार, देयर इट इज, यही बेसिक बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना। अच्छा अब रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है, रिटर्न्स टू स्केल बड़ा क्यूट चीज है, शांत चीज है, वो बोलता कुछ नहीं है। यहाँ पर बोलता है देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या था कि तुम एक देख एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में जो तुम लोग सोचता नहीं है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बीच में। पहला सर कि ये शॉर्ट रन में, ये दूसरा लॉन्ग रन में, बट इससे मेरे को मतलब नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आयुष क्या होता पता है, मान लो तुम एक मशीन लिया, वन फिक्स फैक्टर लिया, अब वेरिएबल फैक्टर को तुम वेरी, नाम ही है वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब रेशियोज कैन वेरी। तो इसका मतलब एक फैक्टर में तुम 2 लेबर लगा सकता है, एक फैक्टर में 3 लेबर लगा सकता है, एक फिक्स फैक्टर में 4 लेबर। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फैक्टर प्रोपोर्शंस को बदला जा सकता है, यस और नो। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है फैक्टर प्रोपोर्शंस कांट चेंज। सर मतलब क्या है वो बता रहा है, बट लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है फैक्टर प्रोपोर्शंस कांट चेंज। सर इसका मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया। एग्जांपल देता हूं, मान लो आयुष तुम्हारे पास एक जमीन है, ठीक है ना, और इस जमीन पर 2 लेबरर्स काम कर रहे हैं, 2 लेबरर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि अब लॉन्ग रन में तुम आ गए, ये लोग अब बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 जमीन हो गया ना तब लेबरर्स को भी 4 करना, मतलब देख 1:2 का रेशियो। अगर तुम्हारे पास 3 जमीन हो गया तो लेबरर्स को भी कितना करना पड़ेगा 6 करना। वहां पर क्या करता था, एक मशीन पे 2 लेबरर, एक मशीन पे 3, एक मशीन पे 4, वो यहाँ पे अलाउड, यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शन हैज टू बी कांस्टेंट। मतलब अगर एक मशीन है और 5 लेबरर है तो जब 2 मशीन होगा तो 10 लेबरर रखना ही पड़ेगा, 3 मशीन होगा तो 15 लेबरर रखना ही पड़ेगा। आया कि नहीं आया? और इसका 3 स्टेजेस होता है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। इसका 3 स्टेजेस होता है दोस्तों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सर ये तीनों को एक्सप्लेन कीजिएगा क्या? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आओ एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं तीनों, बस इतना ही जरूरी है लॉन्ग इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो इधर, देखो तो क्या है जी,
कि अगर अगर मान लो आपको बोला गया कि मान लो एक मशीन और 5 लेबरर काम कर रहे थे, तो प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का हो रहा था। कितने का? 100 का। जब तुमने, ध्यान से सुनना, जब तुमने 2 मशीनें और 10 लेबरर्स लगाए, जब तुमने 2 मशीनें और 10 लेबरर्स लगाए, तो प्रोडक्शन 100 होने की जगह पे 220 हो गया। तुमने इनपुट को क्या किया था? डबल। इनपुट को क्या किया था? और आउटपुट मोर देन डबल हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न। जब तुम इनपुट को डबल कर रहे हो तो आउटपुट डबल से ज्यादा जनरेट कर, इनपुट ट्रिपल कर रहे हो तो आउटपुट ट्रिपल से ज्यादा जनरेट कर। ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आई थिंक कांस्टेंट तुम लोग सोच लियो क्या होगा। इसमें क्या होगा कांस्टेंट में? एक मशीन 5 लेबरर 100 यूनिट बनाता है, तो 2 मशीन और 10 लेबरर मिलकर 200 यूनिट बनाए। एग्जैक्टली डबल, एग्जैक्टली डबल। दैट इज कांस्टेंट रिटर्न। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या बोलता है? तुम अगर एक मशीन और 5 लेबरर यूज करके 100 बना रहे हो, तो 2 मशीन और 10 लेबरर मिलकर 150 बनाए। मतलब तुमने इनपुट को डबल किया, आउटपुट बढ़ा बट लेस देन डबल। आउटपुट बढ़ा लेकिन लेस देन डबल। आउटपुट देख खाली 1.5 टाइम्स हुआ। ओ तो सिंपल है। मतलब अगर इनपुट का बदलाव से ज्यादा जोश में आउटपुट बदले तो इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। जितना जोश में इनपुट बदला अगर उतना ही जोश में आउटपुट बदले तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर ज्यादा जोश इनपुट में रहा, आउटपुट में कम जोश रहा, बढ़ेगा तो आउटपुट भी, तब उसको डिक्रीजिंग रिटर्न चूज किया। खत्म। यस और नो। लॉन्ग रन का खेल है। गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी। तो यार ये जो है हमारा प्रोडक्शन का वन शॉट को खत्म कर। अभी सुनना बात,